इस वीडियो में हम कॉची थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप डिराइव करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कॉची थ्योरम फॉर फाइनाइट एबेलियन ग्रुप प्रूफ किया था। कॉची थ्योरम फॉर जनरल ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमें क्लासिकल क्लास इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी और कॉची थ्योरम फॉर फाइनाइट एबेलियन ग्रुप की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम कॉची थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप स्टेटमेंट मेंशन करते हैं। सपोज G is a finite group and P divides order of group G where P is prime number then conclusion is the same, then there is an element A in G such that order of A equal to P। कॉची थ्योरम फॉर फाइनाइट एबेलियन ग्रुप जो हमने लास्ट वीडियो में डिराइव किया था, प्रूफ किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें हमने देखा था कि ये जो कंक्लूज़न है वो 3 इक्विवेलेंट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। यहाँ पर एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर P है, ये हमें फाइंड आउट करना है, या एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो आइडेंटिटी के बराबर ना हो और क्या हो, A टू द पावर P किसके बराबर हो जाए, आइडेंटिटी के बराबर हो जाए। और या तो हम क्या करें, एक ग्रुप ढूंढ लें, एक सब ग्रुप ढूंढ लें G का, H इज सब ग्रुप ऑफ G सच दैट ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू P हो जाए। ये तीनों इक्विवेलेंट हैं। ये हमने कॉची थ्योरम फॉर फाइनाइट एबेलियन ग्रुप में डिस्कस किया था। कॉची थ्योरम फॉर फाइनाइट एबेलियन ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ जो G ग्रुप है वो फाइनाइट एबेलियन ग्रुप हो जाता है, और जो जनरल थ्योरम है उसमें जस्ट फाइनाइट ग्रुप रहता है। एबेलियन है या नहीं है ये हम एज्यूम नहीं कर रहे हैं, जस्ट फाइनाइट ग्रुप है G। और अगर P कोई प्राइम है जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप G को डिवाइड कर रहा है तो एक एलिमेंट ज़रूर मिलेगा जिसका ऑर्डर प्राइम P के बराबर होगा। ये वो रिज़ल्ट है जो साइलो थ्योरम का बेस बनता है, और साइलो थ्योरम फाइनाइट ग्रुप्स के क्लासिफिकेशन के लिए बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। इसलिए कॉची थ्योरम भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। एज़ यूजुअल जैसा कि हमने कॉची थ्योरम फॉर फाइनाइट एबेलियन ग्रुप प्रूफ किया था, हम इसे भी बाय इंडक्शन मेथड प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में आते हैं। we shall prove the theorem by induction on order of group G, First assume that the theorem, the result is true for all groups of order less than that of G। अगर कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर लेस दैन ऑर्डर ऑफ ग्रुप G है तो उसके लिए रिजल्ट ट्रू है। ये हमारा इंडक्शन हाइपोथेसिस है, ये।
हमें इंडक्शन यूज़ करने के लिए पहले n इक्वल टू 1 के लिए चेक करना पड़ता है, या जहाँ से हम इंडक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, चाहे तो आप इंडक्शन n इक्वल टू 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, और चाहे तो आप मेंशन कर सकते हैं कि n इक्वल टू 1 के लिए ये बैक्वेशली ट्रू है, बिकॉज अगर ग्रुप का ऑर्डर 1 ले लेंगे तो उस केस में ऐसा कोई भी प्राइम नहीं होगा जो ग्रुप के ऑर्डर यानी कि 1 को डिवाइड करे, इसलिए हमें ऐसा कोई भी एलिमेंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सो note that the theorem is backwardsly true for group of order 1। अगर ग्रुप का ऑर्डर 1 है तो ऐसा कोई भी प्राइम नहीं है जो 1 को डिवाइड करेगा, इसलिए हमें ऐसा कोई भी एलिमेंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है जिसका ऑर्डर p हो या उस प्राइम के बराबर हो। और दूसरा रास्ता है कि आप जो इंडक्शन है वो n इक्वल टू 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर n इक्वल टू 2 रखेंगे तो उस केस के लिए क्या हो जाएगा, जो ग्रुप होगा वो, चूँकि ये 2 एक प्राइम है और प्राइम है तो इस केस में सिर्फ 2 ही डिवाइड कर सकता है, और प्राइम ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक हो जाएगा, तो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा उस ग्रुप में उसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। तो आप चाहे n इक्वल टू 2 से इंडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं या n इक्वल टू 1 के लिए बैकवर्डली ट्रू मान सकते हैं। नाउ सपोज, देखो हमारा जो प्रूफ का स्ट्रक्चर रहेगा कुछ ऐसे रहेगा। हमारे ये ग्रुप है G, हम पहले एज्यूम करेंगे कि इसके पास एक ग्रुप है H, प्रॉपर सब ग्रुप है H, प्रॉपर सब ग्रुप है H, प्रॉपर सब ग्रुप है G का, और जो प्राइम P है वो डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ H को। और यहाँ से हम, अगर ऐसा हो रहा है तो चूँकि ऑर्डर ऑफ H क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली स्मॉलर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ G से, और उस केस में हम इंडक्शन हाइपोथेसिस से डायरेक्ट रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं। तो एक फर्स्ट पार्ट हमारा केस 1 ऐसे हो जाएगा, और जो केस 2 है हम ये एज्यूम करेंगे कि देयर इज़ नो प्रॉपर सब ग्रुप। दूसरे केस के लिए हम क्या करेंगे, P डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ H फॉर ऑल H सब ग्रुप ऑफ G, यानी कि कोई भी हम सब ग्रुप लें H G का जो कि प्रॉपर है, तो उस केस में जो प्राइम P है वो ग्रुप सब ग्रुप H के ऑर्डर को डिवाइड नहीं कर रहा है, यानी कि कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप्स है G का उसको प्राइम P डिवाइड नहीं कर रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम प्रूफ करेंगे, यहाँ से कंक्लूड करेंगे कि जो G है वो अपने सेंटर के बराबर हो जाता है। जड़ यहाँ पर सेंटर ऑफ G है, तो हम ये प्रूफ करेंगे कि जो G है ग्रुप G वो अपने सेंटर के बराबर हो जाता है, और अगर कोई ग्रुप अपने सेंटर के बराबर हो गया तो वो अबेलियन हो जाता है। और अबेलियन ग्रुप के लिए हमने ऑलरेडी रिज़ल्ट प्रूफ करके रखा है कि कॉशी थ्योरम फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप रिज़ल्ट ट्रू होता है। तो जैसे ही जो ग्रुप G है वो अबेलियन हुआ तो तुरंत ही हमें एक एलिमेंट मिल जाएगा जिसका ऑर्डर P के बराबर हो जाएगा। तो ये ग्रुप G सेंटर के बराबर है, इसको दिखाने के लिए हमें क्लास इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पूरा आउटलाइन है कि हम इस रिज़ल्ट को, यानी कि कॉशी थ्योरम फॉर अबेलियन फॉर जनरल फाइनाइट ग्रुप हम कैसे प्रूफ करेंगे, उसके लिए ब्लूप्रिंट है। सो फर्स्ट हम एज्यूम करते हैं, इफ देयर एग्जिस्ट अ प्रॉपर subgroup H of G such that P divides order of H, then by our induction hypothesis
hypothesis result is true for ग्रुप H। क्यों? क्योंकि H का जो ऑर्डर है, प्रॉपर सब ग्रुप हमने लिया है तो H का जो ऑर्डर हो जाएगा ग्रुप G के ऑर्डर से स्ट्रिक्टली स्मॉलर हो जाएगा, और P जो प्राइम था वो ऑर्डर ऑफ H को डिवाइड कर रहा है। तो ये हमारा इंडक्शन हाइपोथेसिस था कि H के पास एक ये जो रिज़ल्ट है वो ट्रू है फॉर ऑल ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर लेस देन दैट ऑफ G। तो हमें क्या मिल जाएगा? एक एलिमेंट मिल जाएगा। देयरफॉर there exists an element A belongs to H such that order of A कितना हो जाएगा? P के बराबर हो जाएगा। अब चूंकि H क्या है? ये सब ग्रुप है G का एंड A बिलोंग कर रहा है H में, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि जो A है वो G में बिलोंग करेगा और जो ऑर्डर है A का वो P ही रहेगा। तो हमें एक एलिमेंट मिल गया G में जिसका ऑर्डर है P, तो इस केस के लिए रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। सो नाउ एज्यूम दैट, फर्स्ट हमने एज्यूम किया कि एक प्रॉपर सब ग्रुप है जिसको प्राइम P डिवाइड कर रहा है। दूसरा केस है कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है जिसको प्राइम P डिवाइड कर रहा है, क्योंकि अगर एक भी मिल गया तो हमें तुरंत ही इंडक्शन हाइपोथेसिस से ये रिज़ल्ट ट्रू हो जाएगा। P इज़ नॉट अ डिवाइज़र of the order of any proper subgroups of G। ये हमारा केस 2 है, केस 2 है ये, और केस 1 क्या था? ये केस 1 है। केस 1 तो डायरेक्ट इंडक्शन हाइपोथेसिस से हो जा रहा है। केस 2 के लिए हमें क्लास इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो हमने एज्यूम किया है कि G के पास कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है जिसके ऑर्डर को प्राइम P डिवाइड करता है। लेट जो Z है, Z बी द सेंटर ऑफ ग्रुप G। We have classical class equation which is order of G equal to order of center plus summation A does not belongs to center order of G divided by order of normalizer of A। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। नाउ जो नॉर्मलाइज़र है, नॉर्मलाइज़र ऑफ एनी पॉइंट, एनी एलिमेंट इज़ अ सबग्रुप ऑफ G, और अगर A Z में नहीं है, सेंटर में नहीं है, देन जो नॉर्मलाइज़र होगा A का, देन नॉर्मलाइज़र ऑफ A ये पूरा G के बराबर नहीं हो सकता है। किसी भी एलिमेंट का नॉर्मलाइज़र पूरा ग्रुप G के बराबर होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ वो एलिमेंट सेंटर में हो। तो अगर ये यहाँ पर अगर ये सेंटर में नहीं है, इफ़ A डज नॉट बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ ग्रुप G, देन नॉर्मलाइज़र ऑफ A कैन नॉट बी इक्वल टू ग्रुप G। और इसका मीनिंग क्या हुआ
कि जो नॉर्मलाइज़र है ऐसे सारे एलिमेंट के लिए जो सेंटर में नहीं है उनके लिए जो नॉर्मलाइज़र होगा वो प्रॉपर सब ग्रुप हो जाएगा, और प्रॉपर सब ग्रुप हो गया तो P ऐसे किसी भी एलिमेंट के नॉर्मलाइज़र को डिवाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने एज्यूम किया है कि P किसी भी प्रॉपर सब ग्रुप को डिवाइड नहीं करेगा, किसी भी प्रॉपर सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करेगा। सो नॉर्मलाइज़र इज़ नॉट इक्वल टू G, and so P is not a divisor of normalizer of A. Now since P डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ ग्रुप G को, एंड जो P है वो नॉर्मलाइज़र ऑफ A को, ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइज़र ऑफ A को डिवाइड नहीं करता है फॉर ऑल A डज नॉट बिलोंग्स टू Z। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज जो P है वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइज़र ऑफ A। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं एज ऑर्डर ऑफ G को हम क्या लिख सकते हैं, दो नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइज़र ऑफ A इंटू ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइज़र ऑफ A। और इसे P डिवाइड कर रहा है, P प्राइम है, और P इसे डिवाइड नहीं कर रहा है। तो हमें मालूम है कि अगर P डिवाइड करता है A इंटू B को, तो या तो P A को डिवाइड करेगा या B को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर नॉर्मलाइज़र के ऑर्डर को डिवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए इसको डिवाइड करेगा। इसलिए चूँकि ये सभी ऐसे एलिमेंट जो सेंटर में नहीं है उसके लिए होल्ड करेगा। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि P डिवाइड करेगा summation A does not belongs to center of group G, order of G divided by order of normalizer of such element। तो अगर हम यहाँ से देखें इक्वेशन नंबर 1 से जो क्लास इक्वेशन था, तो जो प्राइम P है ये ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड कर रहा है और इस समेशन को भी डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, और इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा? सेंटर ऑफ ग्रुप G के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं आल्सो सिंस P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, hence by first P divides order of group G minus summation A does not belongs to center of G, order of G divided by order of normalizer of A। और ये किसके बराबर है? ये ऑर्डर ऑफ सेंटर के बराबर है बाय क्लास इक्वेशन बाय फर्स्ट। और इसका क्या मीनिंग हुआ? दिस implies P divides order of center of G। Thus as we know कि जो सेंटर है वो सब ग्रुप होता है ग्रुप का, और जो प्राइम है P वो ऑर्डर ऑफ सेंटर डिवाइड कर रहा है। लेकिन हमने केस 2 में एज्यूम किया है कि जो प्राइम P है वो किसी भी प्रॉपर सब ग्रुप को डिवाइड नहीं करता है। तो यहाँ पर जो प्राइम P है वो सेंटर को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो सेंटर है वो प्रॉपर सब ग्रुप नहीं हो सकता है, और प्रॉपर सब ग्रुप नहीं हो सकता है तो जो सेंटर है उसको फुल ग्रुप के बराबर होना पड़ेगा। सो दस ऑर्डर ऑफ Z
ये किसके बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ जी के, दैट इज़ जेड बराबर जी हो जाएगा। सिंस ये ऐसा क्यों होगा, सिंस पी डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एच फॉर ऑल एच सब ग्रुप ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप होगा तो उसको प्राइम पी कभी डिवाइड नहीं करेगा, ये हमने केस 2 में एज्यूम किया। और यहाँ से हमने कंक्लूड किया है कि जो प्राइम पी है वो ऑर्डर ऑफ सेंटर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो सेंटर है वो प्रॉपर सब ग्रुप नहीं हो सकता है, और प्रॉपर सब ग्रुप नहीं हो सकता है तो पूरा ग्रुप जी के बराबर होना पड़ेगा, यानी कि जो सेंटर है वो पूरा जी हो जाए। और सेंटर अगर पूरा ग्रुप जी के बराबर हो गया तो ये इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस है कि जी क्या हो जाएगा, अबेलियन हो जाएगा। हैंस जी इज़ अबेलियन। और अबेलियन ग्रुप के लिए हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि जो कॉसी थ्योरम है वो ट्रू है। देयरफॉर बाय कॉसी थ्योरम फॉर फाइनाइट abelian groups there exists an element A in G of order P, और यही तो हमें कंक्लूड करना था। सो दिस completes the proof of the theorem. तो फाइनाइट ग्रुप के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्लासिकल रिज़ल्ट है कॉसी थ्योरम। तो कॉसी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए पहले हमने देखा, पहले हमें अबेलियन ग्रुप के लिए प्रूफ करना पड़ रहा है और फिर हम जनरल ग्रुप के लिए प्रूफ कर सकते हैं, जनरल फाइनाइट ग्रुप के लिए इस रिज़ल्ट को प्रूफ कर सकते। और इसे प्रूफ करने के लिए हमें क्लास इक्वेशन की भी ज़रूरत पड़ रही है। मैंने प्रूफ का आउटलाइन आपको पहले ही समझा दिया था, तो उम्मीद है कि ये आपको डेरिवेशन या प्रूफ आपको कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।